गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए हम यहाँ पे आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आने वाला है आपको। स्टार्टिंग में कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट तक थोड़ी कहानी होंगी, हो सकता है उसमें थोड़ा बोर हो आप, लेकिन वो भी सुनना जरूरी है, वो भी समझना जरूरी है। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले थोड़ी हम इसकी बेसिक जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि हीट क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बात करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देखिए, हीट है क्या। आज के ज़माना में अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हीट का, उसमें आपको पता है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम सिंपल कह देते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या स्टार्टिंग से ऐसा ही था क्या? देखिए, पहले मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है उसके आने से पहले हीट को हम किस तरीके से देखते थे। जब हीट पे काम होना स्टार्ट हुआ, रिसर्च होनी स्टार्ट हुई, तो हीट को ये माना गया कि हीट जो है वो हमारा फाइन इनविजिबल फ्लूइड है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हीट को कहा गया कि ये फाइन इनविजिबल फ्लूइड है। ठीक है, जिसे हम कैलोरिक भी कहते हैं। फाइन इनविजिबल फ्लूइड, जिसे आप कैलोरिक भी कहते हो। ठीक है, फाइन इनविजिबल फ्लूइड, फाइन इनविजिबल फ्लूइड याद कर लीजिए आप। इसे कहा गया कि फाइन इनविजिबल फ्लूइड है ये, जिसे हम कैलोरिक कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो फाइन इनविजिबल फ्लूइड है वो सब्सटेंस के पोर्स में होते हैं। जो पोर होते हैं, छेद होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनमें फ्लूइड होते हैं ये फाइन इनविजिबल फ्लूइड, जिसे कि आप कैलोरिक कह रहे हो। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कैलोरिक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये जो हीट का ट्रांसफर है, जो हीट का ट्रांसफर है उसमें क्या है कि जो कोल्ड बॉडी है, ठीक है, जो कोल्ड बॉडी है उससे जो फ्लूइड है हमारा वो फ्लो हो रहा हीट बॉडी की तरफ। फिर से मैं बता रहा हूँ कि पहले जो कॉन्सेप्ट था हमारा, आज का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आने से पहले जो इसके पहले के कॉन्सेप्ट थे हीट के बारे में, उसमें कहा गया कि जो हीट है हमारा वो फाइन इनविजिबल फ्लूइड है और ये जो फ्लूइड है वो सब्सटेंस के पोर्स में होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो फ्लो होता है इसका, ये जो फ्लूइड का फ्लो होता है कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई गर्म वस्तु रखा हुआ है, बॉडी रखा हुआ है, गर्म हॉट बॉडी रखा हुआ है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, कोल्ड बॉडी से जो फ्लूइड के फ्लो हैं, सब्सटेंस फ्लूइड के फ्लो जो हैं वो हॉट बॉडी की तरफ आ रहा है और उसे ठंडा कर दे रहा। बात समझ रहे हो? उसे ठंडा कर दे रहा। अब बात आती है कि ये हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी कब तक इस तरीके के फ्लूइड का सप्लाई करता रहेगा या उनका फ्लो होता रहेगा? तो ये तब तक होता रहेगा, ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों जो हीट है वो बैलेंस ना हो जाए, दोनों हीट जो है वो बैलेंस ना हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा मिलता जुलता है जिस तरह से हम टैंक की बात कर लेते हैं, वाटर टैंक की बात कर लेते हैं कि दो वाटर टैंक है जिसमें एक में आपने पानी भर रखा है और दूसरे को, दोनों को एक हॉरिजॉन्टल पाइप से कनेक्ट कर रखा है। बात समझ रहे हो? दो टैंक है जिनको आप एक हॉरिजॉन्टल पाइप से कनेक्ट कर रखे हो। एक में पूरा पानी भर रखा है तुमने, उसके बाद उसे छोड़ देते हो। कुछ समय के बाद देखते हो क्या होता है, कुछ समय के बाद ये होता है कि दोनों का वाटर लेवल सेम हो जाता है, यानी कि वो बैलेंस का स्टेट आ जाता है। दोनों का वाटर लेवल सेम हो गया, यानी कि वो बैलेंस का स्टेट हो गया। तो उसी तरह से इसमें ये कहा गया कि हीट का फ्लो, ये जो फाइन इनविजिबल फ्लूइड है उसका फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का हीट जो है वो इक्वल ना हो जाए। इसके बाद कहा गया कि नहीं, ये चीज़ें तो कुछ अजीब सी लग रही है। तो इसका कॉन्सेप्ट, इसके बाद और कॉन्सेप्ट आया, कहा कि नहीं, जो फ्लूइड का फ्लो है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होगा। अभी आपने देखा क्या था, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी फ्लूइड का फ्लो हो रहा था, लेकिन कहा गया कि नहीं, ये जो फ्लो होगा हमारा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होगा। इस तरह से बहुत सारे डिस्कशन हुए। फाइनली हम किस नतीजे पे पहुंचे, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, उसमें हम ये कॉन्सेप्ट पे पहुंचे, इस नतीजे पे पहुंचे क्या है कि नहीं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एक एनर्जी है। ठीक है, ये एक एनर्जी है। ओके, अब देखिए, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसे और अच्छे से समझने के लिए आप क्या करते हो, कहते हो कि आप अपने दोनों हाथ को इस तरीके से रब करते हो, है ना। रब करने के बाद क्या, कुछ समय तक रब करने के बाद क्या देखते हो, क्या फील करते हो आप? फील ये करते हो कि आपका हाथ जो है वो गर्म हो गया, आपका हाथ जो है वो गर्म हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, आप याद रखिए एग्जाम्पल किस तरीके के हो रहे हैं। पहले में हाथ आपने रब किया, आपका हाथ गर्म हो गया कुछ समय के बाद रब करते करते। ठीक है, अब दूसरा केस, मान लीजिए कि किसी भी
रफ सरफेस पे आप कोई एक ब्लॉक जो है वो स्लाइड करवा रहे हो, किसी भी रफ सरफेस पे कोई एक ब्लॉक जो है वो स्लाइड हो रहा है ना। जब वो स्लाइड हो रहा है उस रफ सरफेस पे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद बॉडी जो है वो स्लाइड होते होते हो सकता है स्टॉप हो जाए, या फिर जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाए। तो उसमें क्या होगा, जब वो स्लाइड होगा रफ सरफेस पे तो उसकी जो सरफेस है वो गर्म होंगे। बात आप समझ रहे हो। अब एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो, अपनी साइकिल चला रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। अब क्या हो रहा है कि कुछ समय के बाद साइकिल चलाने के बाद आप क्या करते हो कि अपने पैर को नीचे ज़मीन पर रखते हो, अपने जूता पहन रखा है ना, अपने पैर को नीचे ज़मीन पर रखते हो। तो साइकिल क्या है, साइकिल कुछ समय के बाद जब आप पैर को कांटेक्ट में लाते हो, अर्थ के कांटेक्ट में लाते हो, तो कुछ समय के बाद साइकिल आपकी स्लो हो जाती है ना, और आपका जूता जो है वो गर्म हो जाता है। ऐसा फील होता है, आपने किया भी होगा। जब ब्रेक नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, पैर को नीचे रखते हैं, है ना। कई बार तो बाइक चलाने वाले भी पैर नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जूता जो है आपका जब सरफेस के कांटेक्ट में आता है ना तो वो गर्म हो जाता है। या फिर आप कहो कि दो कार आपस में स्पीड से आ रही है और एक्सीडेंट हो गया, उनका कोलाइड हो गया, वो आपस में कोलाइड कर गए, तो क्या होगा, तो भी उनकी स्पीड तो खत्म, आपस में कोलाइड होने के बाद वो गर्म हो जाती है उनकी बॉडी। अब ये सारे एग्जाम्पल में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो। क्या कॉमन देख रहे हो, कॉमन ये देख रहे हो कि इनके मैकेनिकल एनर्जी जो है वो अचानक से खत्म हो जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट, ठीक है। साइकिल जो है वो आप ड्राइव चला रहे थे, पैर को ज़मीन पर रखते हो, साइकिल रुक जाती है। कार आपस में टकराते हैं, उनकी वेलोसिटी खत्म। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट, खत्म, वैनिस। तो ये मैकेनिकल एनर्जी जा कहाँ रहा है, सवाल ये है आपके पास, सवाल ये आता है कि मैकेनिकल एनर्जी जा कहाँ रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारा जो जा रहा है, ठीक है, थोड़ी कहानी है, आप इसको ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ा आने वाले, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा ना। आप ये जो मैकेनिकल एनर्जी है जो लॉस्ट हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है, वो जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है बॉडी के इंटरनल एनर्जी में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो मैकेनिकल एनर्जी, साइकिल चला रहे थे आप, ब्लॉक जो स्लाइड हो रहा था, या हाथ जो रब कर रहे थे, ये जो मैकेनिकल एनर्जी आप कर रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किस में जा रहा, इंटरनल एनर्जी में बॉडी के, ठीक है। यहाँ तक बॉडी के इंटरनल एनर्जी में आपका मैकेनिकल एनर्जी जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब हो गया जो कोल्ड बॉडी है, ठीक है ना, दो बॉडी मान लीजिए, एक को कहें कि ये दो बॉडी कह लेते हैं, ये कोल्ड बॉडी है और ये हॉट बॉडी है, ठीक है, कोल्ड बॉडी है और हॉट बॉडी। तो जो कोल्ड बॉडी है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। कोल्ड बॉडी क्या है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। जो मैकेनिकल, आपने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी में जो वैनिश हो रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ चला जा रहा है, वो बॉडी के इंटरनल एनर्जी में। तो जब इंटरनल एनर्जी में जा रहा है तो वहाँ पे क्या कर रहा है, कोल्ड बॉडी जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है और अपने को गर्म कर रहा है, अपने को हीट कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ तक इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा हॉट बॉडी है उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कोल्ड बॉडी, है ना। तभी तो हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, उसमें इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोल्ड बॉडी। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी का आप ट्रांसफर आप देख रहे हो, आप कह रहे हो कि यहाँ पे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जा रहे हैं, एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो बात हो गई कि हमने कहा कि जब बॉडी अपने इस तरीके से कहा कि मैकेनिकल एनर्जी जो है कहाँ ख़त्म हो रहा है। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम कहते हैं, हमने कहा कि मान लीजिए कि आपने सिंपली दो बॉडी को लिया, एक हॉट है, एक कोल्ड बॉडी है, दूसरी हॉट है, ठीक है, और दोनों को कांटेक्ट में रख दिया आपने, ठीक है, दोनों को आपने कांटेक्ट में रख दिया, यहाँ चिपका दिया, है ना। अब ये चिपका देते हो, कांटेक्ट में ला देते हो दोनों बॉडी को, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद ये होता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और कुछ समय के बाद दोनों बॉडी का जो हीट है वो एक साथ समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है हीट का, वो कुछ समय के बाद इक्वल हो जाता है, यानी कि हीट ट्रांसफर बंद हो गया। इसका मतलब दोनों का हीट जो है इक्वल हो गए। बात आप समझ रहे हो, दोनों को कांटेक्ट में आपने जब रखा तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ से एनर्जी यहाँ जा रही है, यहाँ से एनर्जी यहाँ जा रही है,
हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, तो कुछ समय के बाद एनर्जी जाना बंद, यानी कि दोनों पे जो हीट है वो सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात केयर करने वाली ये है कि यहाँ पे कोई हमने मैकेनिकल वर्क नहीं किया, हमने यहाँ पे कोई मैकेनिकल वर्क नहीं किया। जैसे कि इससे पहले वाले जो एग्जांपल आप देख रहे थे, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, जो भी कर रहे थे, वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे मैकेनिकल वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मैकेनिकल वर्क तो हो नहीं रहा। दोनों बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है, कुछ समय के बाद दोनों बॉडी इक्वल हो जाते हैं, हीट दोनों की इक्वल हो जाती है ना। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट की हमने बात नहीं की, हमने यहाँ पे कोई मैकेनिकल विदाउट एनी मतलब मैकेनिकल वर्क के बिना हमने हीट का ट्रांसफ़र किया, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ पे बात आप समझ रहे हो, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में बात करें, ठीक है, मैकेनिक्स आपने पढ़ रखा है, मैकेनिक्स में बात करें तो मैकेनिक्स में जो हमारा इंटरेस्ट होता है, हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं बॉडी के मोशन की, बॉडी के मोशन की। किसी कारण से बॉडी का मोशन हो रहा है, फोर्स के कारण, टॉर्क के कारण, जो भी है, जो भी केसेस है, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं बॉडी के मोशन पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बॉडी के जो इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्टेट है। अब यहाँ पे आ गया एक नया टर्म, ये देखिए आप, एक टर्म आ गया हमारा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक नया टर्म आया। मैंने कहा इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक क्या है, तो माइक्रोस्कोपिक ये है, ये अभी थोड़ा हम समझते हैं इसको, माइक्रोस्कोपिक को। माइक्रोस्कोपिक का कहने का मतलब हो गया कि ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, जैसे कि मान लो कि प्रेशर की बात कर लो, वॉल्यूम की बात कर लो, टेम्परेचर की बात कर लो, है ना, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक में हम उसके जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूशन ऑफ मैटर जो है होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन सारी की बात अगर करते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक मैक्रोस्कोपिक होता है। तो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल के बाहर की बातें, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स में हमने बात किया मोशन के बारे में, मोशन किस कारण से हो रहा है, फोर्स के कारण, टॉर्क के कारण, जो भी कारण हो। यहाँ पे हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्टेट के बारे में, यहाँ पे हम बात करें प्रेशर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ठीक है ना, वॉल्यूम के बारे में, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई है ना, यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब देखिए, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा लंबा कहानी नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद कुछ कहानी को बचा कर रखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने किसी भी बंदूक से गोली चलाई, आपके पास अगर नहीं चलाई तो आपने मूवी में देखा होगा, चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने बंदूक से मान लो गोली चली, किसी भी बंदूक से गोली चली, और मान लो पेड़ पे हमने निशाना करके ठाई कर दिया, है ना, गोली निकली गई, पेड़ के अंदर घुस गई, ऐसा होता है ना, पेड़ के अंदर घुस गई। अब क्या होता है, पेड़ के अंदर से आप कुछ फील होता है कि कुछ धुआं सा आ रहा है बाहर, है ना, कुछ धुआं सा, कुछ वहाँ पे उसका जो आसपास का एरिया जो है, जिस लकड़ी में वो गई है अंदर, चाहे वो सूखा लकड़ी हो, वुडन ब्लॉक हमने ले लिया, हमने उस पर हीट कर दिया बुलेट को, बुलेट जाने के बाद उसे हीट करने के बाद उसके आसपास के एरिया को वो गर्म कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, जो बुलेट को आपने छोड़ा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, जिस स्पीड से वो जा रही है, उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रहा है, हीट एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी जब वो बुलेट वुडन ब्लॉक में अंदर की तरफ जाती है, बुलेट गए, तो क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हुआ, हीट एनर्जी में, है ना। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप ये की बात याद रखिए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस इतना याद रखना है आपको। मुझे लगता है इन सारे कहानियों के साथ आप हीट को बेटर समझ गए होंगे कि हीट है क्या, है ना। अब आते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स पे, अब आते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जैसा इसका नाम है, जैसा इसका नाम है, इसको हम अगर डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं थर्मो प्लस डायनेमिक्स, ठीक है। थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन, हीट इन मोशन की बात कर रहे हैं हम। थर्मोडायनेमिक्स में हीट इन मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब थर्मोडायनेमिक्स है क्या? तो थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनेशन में आप लिख सकते हो, ध्यान से सुनिए, थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनेशन में आप लिख सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच thermodynamics is the branch of physics in which we deals with the heat and temperature. Thermodynamics is the branch of physics in which we deals with the heat and temperature and interconversion of interconversion of आप चाहो तो नोट कर सकते हो, interconversion of heat and other form of energy. यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली पढ़ने वाले क्या हैं? हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, एनर्जी के बारे में। हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यही होगा, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, एनर्जी के बारे में, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है, अभी आपको इसके पहले मैंने आपको बताया एक टर्म माइक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। मैंने कहा आपको जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारा एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, इसका मतलब है कि हम मॉलिक्यूल के, मैटर के बल्क सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा मैटर है, उसके हम प्रेशर के बारे में, जैसे कि मैंने आपको कहा था उसमें कि हम जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, माइक्रोस्कोपिक जो अप्रोच हमारा माइक्रोस्कोपिक जो है, यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं? प्रेशर के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, मास के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें बात करेंगे हम। डेंसिटी होगी, ये सारी चीज़ें की बात करेंगे हम, है ना। तो ये जो आप मॉलिक्यूल के बाहर, मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जा रहे हो, उसके बाहर की चीज़ों को जो पढ़ रहे हो वो हमारा हो गया माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, है ना। अब अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो हमारा हो गया माइक्रोस्कोपिक, MI, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। दोनों में अंतर माइक्रोस्कोपिक, अरे मॉलिक्यूलर लेवल पे आप स्टडी कर रहे हो तो माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक अगर आप बड़े स्तर पे चीज़ों को पढ़ रहे हो तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे हम बात करेंगे मेनली प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, मास के बारे में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द हीट एंड द टेम्परेचर and the interconversion of heat और क्या, and the other form of the energy, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब थर्मोडायनेमिक्स में धीरे धीरे हम एंटर कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स को का बेसिक आप समझ गए, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम एंटर करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स को हम किस तरीके से और बेटर समझ सकते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। एक टर्म होता है हमारा सिस्टम। ये सिस्टम जो है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ये सिस्टम जो है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। कहने का मतलब हो गया जिस क्लास में तुम बैठे हुए हो, जिस रूम में तुम बैठे हुए हो, है ना, उसके खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दो, सब कुछ, एवरीथिंग, वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ आपने बंद कर दिया, और उस रूम में मान लो कि गैस है। अगर गैस नहीं है मतलब, या फिर फ्लूइड है, फ्लूइड की बात कर लेते हैं। आपने एक टैंक लिया, टैंक चारों तरफ से पैक है और उसके अंदर आपने कोई फ्लूइड डाल रखा है। बात समझ रहे हो आप? गैस या फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा, इसके अंदर मान लो कि कुछ भी गैस है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर आपने गैस डाल रखा है। अब जो गैस डाल रखा है उसको किसी एक वॉल से, ये हमारा क्या है, वॉल, जिसे हम बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है। ये वॉल से आपने इसको घेर रखा है, ठीक है। अब वॉल से जब इसको घेर रखा है तो ये जो हम अंदर की चीजें हम देख रहे हैं, ये हमारा हो गया सिस्टम। ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम। ये हम सिस्टम इसे कहेंगे। ये जो हमारी बाहर की ये वाली जो है उसे आप वॉल कह सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा बेटर टर्म जो है वो बाउंड्री है, ठीक है। बेटर टर्म जो है हमारा बाउंड्री है, जो सिस्टम को बांध के रखे हुए हैं, ठीक है। अंदर मान लो गैस है, गैस की बात कर रहे हैं हम, अंदर बांध के रखे हुए हैं, वो बाउंड्री, वॉल है या फिर बाउंड्री है, जो भी है। अब देखिए सिस्टम के बाहर, रूम के बाहर, रूम के अंदर तो आपने देखा कि ये लिक्विड है, रूम के बाहर क्या है, रूम के बाहर पूरा सराउंडिंग्स
है ना, रूम के बाहर क्या है, या फिर किसी भी छोटे से ब्लॉक आपने लिया, उसके पे आपने बाउंड्री कर रखा है और उसके अंदर लिक्विड है या फ्लूइड है, जो भी है, लिक्विड है, फ्लूइड है, गैस है, जो भी है, आप उस पर मान लो आपको स्टडी करनी है, तो उस वाले ब्लॉक के बाहर, उस वाले बाउंड्री, जो बाउंड्री उस लिक्विड को, उस गैस को अंदर रखे हुए है, उसके बाहर का जो सिस्टम है वो क्या है, वो सराउंडिंग्स है। ठीक है, तो यानी कि सिस्टम के बाहर बाउंड्री के बाहर ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी क्या है, सराउंडिंग्स है। ठीक है, हमने बताया आपको कि सिस्टम, आपने लिक्विड लिया, गैस लिया, जो भी लिया, उसे एक बाउंड्री वॉल से आपने अंदर कर रखा है उसको। ठीक है, और ये जो वॉल है, अब वॉल की बात करेंगे हम कि वॉल किस तरीके की, वॉल के बाहर का जो पोर्शन है वो हमारा क्या है, सराउंडिंग है। ये हो गया सिस्टम की बात। सिस्टम को हम इस तरीके से कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बाउंड्री और सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब बात आती है वॉल की, जो आपने दीवार बना रखा है सिस्टम के। ठीक है, अब देखिए ये जो वॉल है वो कैसा हो सकता है, वॉल जो है वो कैसा हो सकता है, सोचिए। एक तो हो सकता है कि मान लीजिए कि हमारा वॉल जो है वो कंडक्टिंग है। ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि हमारा वो नॉन कंडक्टिंग है। पहले इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमने कहा कि ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा वॉल है। ठीक है, अब ये आपने वॉल बना रखा है, इसके अंदर कुछ प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है इसका। ठीक है, अब ये जो वॉल है मान लो कंडक्टिंग है, वॉल जो है वो हमारी कंडक्टिंग है। तो जब वॉल कंडक्टिंग है तो इस सराउंडिंग के साथ भी ट्रांसफर करेगा, सराउंडिंग के साथ भी इसका एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना। वॉल अगर कंडक्टिंग है तो सराउंडिंग के साथ इसका भी ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है तो ट्रांसफर नहीं होगा। जो इनिशियल स्टेज है आपने जो डाल रखा है, जो इसमें फ्लूइड को और वॉल को बना दिया आपने नॉन कंडक्टिंग, तो जो आपने स्टार्टिंग में डाला है वही लास्ट में समय के साथ भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो जो नॉन कंडक्टिंग वॉल है और जो कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है, कंडक्टिंग वॉल को हम यहाँ पे कहते हैं डायथर्मिक वॉल और नॉन कंडक्टिंग को एडियाबैटिक। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में हम ये यूज करने वाले हैं, डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक वॉल। ठीक है, वॉल कह लीजिए आप। तो डायथर्मिक में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, आराम से, डायथर्मिक में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और जो एडियाबैटिक है, जिससे आप कह रहे हो कि नॉन कंडक्टिंग है, उसमें कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वॉल की बातें आप समझ गए, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, डायथर्मिक और एडियाबैटिक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए इसको मिटाते हैं। ये समझने के बाद आपने सिस्टम समझ लिया, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वॉल को आपने देख लिया। अब हम आते हैं एक, पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम को, है ना, क्योंकि आगे जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात होगी। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या है? तो अगर मैकेनिक्स में हम इक्विलिब्रियम की बात करें, मैकेनिक्स में अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। मैकेनिक्स में कोई भी सिस्टम बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसका मतलब है कि उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है, उस पर जो नेट टॉर्क है वो जीरो है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम है और आप उससे कहते हो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अगर कोई भी सिस्टम है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो उस पर लगने वाले फोर्सेज, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो, एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो, सिग्मा एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में जीरो, सिग्मा एफ वाई डायरेक्शन में जीरो, बॉडी रेस्ट में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उस पर कोई टॉर्क नहीं है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा, तो वो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में कहता है कि जो हमारा
वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें हम, इक्विलिब्रियम की, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम अगर बात करें, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो हम इस पे कहते हैं जो हमारा माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है, अप्रोच है, जो हमारा माइक्रोस्कोपिक है, कौन कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स जो हैं, वो अगर समय के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, इट इज़ नॉट चेंजिंग विद द टाइम, थर्मोडायनेमिक या फिर वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है, बात समझो, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अगर उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्या चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उसमें वॉल्यूम चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सारा केस अगर हो गया तो हम उसे कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम की बातें समझ ली। इक्विलिब्रियम समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी आने वाला जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम को, तो यहाँ पे समझना था कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होता क्या है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे 3 लॉ पढ़ने हैं, है ना, आपको यहाँ पे 3 लॉ पढ़ने हैं। पहला जो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड जो है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड जो है हमारा वो जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप कहोगे सर जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपने थर्ड नंबर में क्यों कहा, है ना। जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 0 इस तरह से गिनती स्टार्ट होती है ना, 0 1 2। हमें जो पढ़ना है आपके थर्मोडायनेमिक्स में वो पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक पढ़ना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये तीनों लॉ पढ़ने हैं आपको, आपके सिलेबस में जो लॉ है वो ये तीनों लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम जीरोथ इसलिए पड़ा क्योंकि पहले फर्स्ट लॉ आया, फिर फर्स्ट लॉ आया और सेकंड लॉ आया, और उसके बाद जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। लेकिन जो फर्स्ट लॉ में हमने रेफरेंस लिया था, हमने टेम्परेचर को रेफर किया था, हमने उस तरीके से इसको समझा था फर्स्ट लॉ को। सेकंड लॉ को भी हमने टेम्परेचर के रेफरेंस में समझा, और टेम्परेचर को जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझाया गया है। तो कायदे से जिसको आपने रेफरेंस लिया, जिसको आपने रेफर किया है, और उस बेसिस पे ये और ये बना है, ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बना है, तो उस हिसाब से जियोथ लॉ इनके पहले होना चाहिए था, है ना। बात समझ में आई, इसीलिए इसका नाम जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। जैसे न्यूटन में क्या आता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपने इस तरीके से पढ़ा। आपने तो इस तरीके से नहीं पढ़ा ना, जीरोथ लॉ ऑफ न्यूटन, जीरोथ लॉ ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ मोशन इसलिए आया कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि फर्स्ट लॉ में टेम्परेचर की बातें की गई है, सेकंड लॉ में टेम्परेचर की बातें की गई हैं, लेकिन टेम्परेचर को बेसिकली समझाया गया है हमारा जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। चलिए अब हम जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं। अरे मिट जा भाई, हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिख रहा होगा आपको, हाँ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने इससे पहले बात किया था आपको वॉल के बारे में बताया था, है ना। और मैंने कहा था कि वॉल 2 तरीके के हो सकती है, एक कंडक्टिंग दूसरा नॉन कंडक्टिंग, मतलब एडियाबैटिक और डायथर्मिक। डायथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी का जो हमारा हीट है उसका ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जो एडियाबैटिक है जिसे नॉन कंडक्टिंग आप बोल रहे हो उसमें हमारा कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, क्योंकि उसी पे बेस यहाँ पे है जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने कहा आपसे कि मान लीजिए कि ये हमारा 2 सिस्टम है, हमने इसको यहाँ पे अलग अलग कर दिया। हमने कहा ये ए ये बी, है ना, ये और ये बी,
और ये जो वॉल है, बाहर वाली जो वॉल है, हमने कहा ये एडियाबेटिक है। देखिए ध्यान से समझिए, ये एडियाबेटिक है। और ये जो अंदर का वॉल है, जिसे आपने डॉटेड डॉटेड दिखाया है, ये डायथर्मिक वॉल है। ठीक है, जो डायथर्मिक वॉल है, इसका मतलब है यहाँ पे अंदर में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ। अगर ये हॉट है, ये कोल्ड है, तो यहाँ से यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है, हॉट से कोल्ड की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन बाहर का जो वॉल है वो एडियाबेटिक है, नॉन कंडक्टिंग है। इसका मतलब है बाहर से ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से बाहर से इस वॉल के थ्रू किसी भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है ना। तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल कंडीशन में प्रेशर मान लो P1 है, V1 है, T1 है, और इसकी जो है P2 है, V2 है, T2 है। कुछ समय के बाद जब ये मान लीजिए कि डायथर्मिक वॉल दे रखा है आपने, डायथर्मिक वॉल दे रखा है, तो कुछ समय के बाद ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। एनर्जी का ट्रांसफर, आपने कहा ना कि एनर्जी कब तक ट्रांसफर होगी, हीट कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों सिस्टम में इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। और इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि समय के साथ, कुछ समय के बाद वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, और उसके बाद समय के साथ उसमें जो उसके वेरिएबल्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स यानी माइक्रोस्कोपिक जो वेरिएबल्स हैं, प्रेशर है हमारा, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, ये चेंज नहीं हो रहा है ना। तो हमारा जो स्टेट है वो उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का स्टेट। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए ये समझ लिया, मतलब अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ है नहीं, है ना, ये कुछ भी नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आपको पूरा मतलब थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ दे दिया, सेकंड लॉ दिया, फिर उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया हमारे पास। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपसे कहा गया है कि मान लीजिए कि जो एनसीईआरटी में जो ड्राइंग की हुई है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। ऐसे तो हम जनरल तरीके से हम इस तरीके से समझते हैं, हम कहते हैं ये ठीक है ना, ABC। इस पर भी मैं आऊँगा, पहले इसे समझते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। एनसीईआरटी बुक में आपको ये कहा कि ये सिस्टम है, ठीक है। कौन कौन सिस्टम है हमारा, इस तरीके से आपने अच्छी सी ड्राइंग कर ली, जिनकी ड्राइंग अच्छी है वो अच्छी ड्राइंग बना ले, ठीक है। यहाँ पे कहा ये, ठीक है, ये A, ये B, ये C, ओके, A, B और C। चलो यहाँ पर भी वॉल बना देते हैं यार, ये नाराज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैं बताऊंगा ये इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पर भी ये ड्रॉ कर लो, तुमने कहा ठीक है। यहाँ पे डॉटेड डॉट कर दो, ये दूसरी दीवार हो गई, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको, ये दीवार दूसरे स्टाइल में बना रखा है, ये जो वॉल है वो डिफरेंट स्टाइल में है ना। तो ये जो हैशिंग वाली, ये जो लाइन है वाली दीवार है, वो जो है वो एडियाबेटिक वॉल है, ठीक है। ये जो है अंदर का वो कौन सा है, वो कौन सा है, डायथर्मिक, ये डायथर्मिक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहता है, यहाँ पर समझिए आप, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं ध्यान से। ये वाली ड्राइंग से समझना ज़्यादा आसान होता है और अच्छा भी लगता है समझना। इसमें ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि A जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है C के साथ, ठीक है। A जो है वो इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के साथ, ठीक है। और B जो सिस्टम है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, C के साथ। बात समझो, इसके डिफिनेशन में कहा गया है कि दो डिफरेंट बॉडी जो हैं, अगर वो तीसरे बॉडी के साथ
दो डिफरेंट बॉडी जो है अगर वो तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि वो दोनों बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। डिफिनेशन यही है। अगर दो डिफरेंट बॉडी सेपरेटली किसी थर्ड वाले बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डिफिनेशन है या फिर कॉन्सेप्ट है। तो ये फर्स्ट सिस्टम, ये सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी जो है अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज द जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो फर्स्ट TA इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी, ठीक है, और कह रहा है टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी, दोनों अलग अलग तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब हो गया TA इक्वल्स टू TB। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब हो गया कि आपका जो टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मैंने कहा ना कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यहाँ से डिड्यूस किया गया जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो यहाँ पे कहा था कि सिस्टम, अगर जनरल भाषा में हम बात करें थर्मल इक्विलिब्रियम की, तो थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर जनरल कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि वो दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम होगा जिनका टेम्परेचर सेम होगा, है ना, जिनका टेम्परेचर सेम होगा। तो हमने कहा कि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, दिस इज द जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम इस तरीके से कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ये भी आपने कहीं जगह पे डायग्राम दे रखा होगा, है ना। ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी अलग से सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब हो गया TA इक्वल्स टू TC और यहाँ पर TB इक्वल्स टू TC। तो इसका मतलब हो गया ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इस तरीके से डायग्राम भी बना हुआ होता है। बात आप समझ रहे हो ना। अब ये डायथर्मिक वॉल है इसके बीच में, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए डायथर्मिक है तो ये और ये मान लो कि अलग अलग स्टेट में है ना। स्टार्टिंग में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है ये। स्टार्टिंग में हमने 3 सिस्टम बनाया, हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि हमने बाहर वाले जो वॉल है उसको एडियाबैटिक वॉल रखा है और जो ये वॉल है उसे हमने डायथर्मिक रखा है। ये जो वॉल है उसको हमने डायथर्मिक रखा है, ठीक है, कंडक्टिंग वॉल है। तो कुछ समय के बाद ये सिस्टम, कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मतलब कुछ समय के बाद इसकी टेम्परेचर इसका सेम हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका भी सेम हो जाएगा इसके साथ। तो जब इन दोनों का सेम हो जाएगा, ये इसके साथ सेम हो गया, इसके साथ सेम हो गया, तो इन्हीं आपस में ये भी सेम हो गया। बात समझ गए आप। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। और आज के लिए इतना ही। काफ़ी कहानी हो गई तो ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करता हूँ मैं आपकी। और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर तक की कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, गुड नाइट।